हाँ, चैप्टर नंबर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले इसमें जो नाम आता है रिप्रोडक्शन, उसका मतलब क्या होता है? देखो वैसे तो इसके नाम से पता लग रहा है, रिप्रोडक्शन। री का मतलब क्या होता है? दोबारा। प्रोडक्शन का मतलब है पैदा करना। कहने का मतलब सिंपल सा ही है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसी एक कॉपी बना देता है या अपने जैसा जो स्पीसीज पैदा कर देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन जो है वो मेन के होता कैसे है भाई? डीएनए की मदद से। डीएनए जो है उसको अगर अपन स्टार्टिंग से पढ़ें तो अगर डीएनए की डेफिनेशन अगर अपन बात करें तो डीएनए होता क्या है कि जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेकर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए। ठीक है, कैसे लेके जाता है वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में कि भैया मेल है इधर, इधर क्या है? फीमेल। मेल जो है वो स्पर्म रिलीज करता है, फीमेल जो है वो एग रिलीज करती है। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट। और आगे प्रोसेस होता है। तो ये हो कैसे रहा है भाई? डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऐसे जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। अब अगर कोई बोले कि भाई एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है, मतलब रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, कि क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन, कौन बताएगा भाई? टॉपिक है 3-4, एक एक सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट भी है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। सबसे पहला जो है, अगर हमको हमारी स्पीसीज को बचाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन। मान लो एक कार में पूरी फैमिली जा रही थी, खाई में पड़ गई, मर गए, पूरी स्पीसीज खत्म। स्पीसीज का मतलब है उनका जो खानदान है वो खत्म, आगे नहीं बढ़ा। तो अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। दूसरी बात, तुमको पता है आज से 10 साल पीछे चले जाओ, उस 10 साल पहले का एनवायरनमेंट और अब का एनवायरनमेंट क्या हो चुका है? चेंज। अब तुम थोड़ा नोटिस कर रहे होंगे इन दिनों के अंदर कि अगर किसी के खांसी जुकाम हो तो लंबी चल रही है, कम से कम 10-10 दिन चल रही है। पहले क्या होता था? 3 या 4 दिन में आराम आ जाता था। और अब भी की बात कर रहा हूं, ये फिलहाल ही इस साल जो है वो इतना खतरनाक, जो पहले का इतना एनवायरनमेंट इतना पोल्यूट हो चुका है कि आराम से है ना 7-7, 8-8 दिन तो लग रहे हैं मिनिमम। 10-10 दिन भी खींच रहा है आराम से, कि अगर किसी की खांसी जुकाम हो गई तो 10 दिन का गया, 10 दिन तो खांसता ही रहेगा बेचारा। और देख भी रहे होंगे तुम, मेरे को देख लो, लगभग शायद 6-7 दिन तो मेरे को दवाई लेते हो गए। तब अब जाके थोड़ा ऐसे हुआ है कि हाँ भाई गला भी खुल गया, नहीं तो बीच में ये हालत हो गई थी, बोला ही नहीं जा रहा था। तो एक बात बताओ, हो क्या रहा है? इवोल्यूशन, परिवर्तन हो रहा है। तो उसके साथ साथ हमारी स्पीसीज को भी क्या होने पड़ेगा? चेंज होना पड़ेगा। तो उसके लिए भी क्या जरूरी है भाई? रिप्रोडक्शन जरूरी है। तीसरी बात, अगर स्पीसीज को मेरे को आगे बढ़ाना है, कहने का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना है, तो भी क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन। तो मेन घूम फिर के बात आई है कि रिप्रोडक्शन क्या है? जरूरी है। अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना है तो क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन। अपन ने पढ़ लिया था भाई डीएनए जो है उसमें क्या होता है भाई, कि डीएनए जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और कैरेक्टर्स को लेकर जाता है। अब अगर बात करें डीएनए के अंदर की, तो अपन ने 8 चैप्टर में भी पढ़ा था, अब भी देख लो एक बार कि डीएनए के अंदर एक तो होता है क्रोमेटिन और एक क्रोमोसोम। दोनों में क्या डिफरेंस है? इधर देखो, ये मेरे पास एक सेल है, इसके अंदर जो डीएनए है अगर वो स्कैटर्ड फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में? स्कैटर्ड फॉर्म में, तो ये तो क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। डीएनए की स्कैटर्ड फॉर्म क्या कहलाती है? क्रोमेटिन। और अगर इसमें क्या हो जाए? सेल डिवीजन। क्या हो जाए? सेल डिवीजन हो जाए, तो ये किस में चेंज हो जाती है? कॉइल्ड फॉर्म में। तो डीएनए की जो कॉइल्ड फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है? क्रोमोसोम। और एक ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम। एक ह्यूमन डीएनए की साइज बताना देखे। ह्यूमन डीएनए की साइज जो है वो कितनी है? 2.2। समझ में आ गया? और एक क्वेश्चन और था, क्या था वो था जीन वाला, कि एक डीएनए में कितने जीन्स होते हैं रे? 20,000।
कितने 20,000 जीन्स, ठीक है, ये अपन ने पढ़ ही लिया था। उसके बाद आ जाओ, एक क्वेश्चन आया हुआ है, शायद अपने ब्लू वाले क्वेश्चनों में भी है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एन एक्सट्रैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी एक्सट्रैक्ट कॉपी बना सकता है क्या? ये पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी कॉपी बना नहीं सकता है। कहने का मतलब है जैसे मान लो अपने दादाजी हैं, दादाजी से पापा हुए, पापा से अपन हुए, क्या सेम दादाजी की जैसे या सेम पापा की जैसे अपन काम करते हैं क्या? सेम, मतलब उनके जैसे दिखते भी, उनको जो पसंद है वही अपन को पसंद है, सारा एक जैसा ही है क्या सब कुछ? अगर ऐसा ही हो जाता तो क्या पता ही नहीं लगता कौन कैसा है कैसा नहीं है। यहाँ पता लगता सबकी शक्लें कैसी है, एक जैसी है। तो भैया क्या जरूरी है? वेरिएशन तो जरूरी है। अपन ने 8th क्लास में पढ़ा है 8th चैप्टर में पढ़ा है वेरिएशन, तो वेरिएशन तो जरूरी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब ऑर्गेनिज्म एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो डीएनए जब ट्रांसफर होते हैं तो डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसी एक्सट्रैक्ट कॉपी नहीं बना सकता, पर हर चीज का कोई ना कोई वो तो होता ही है। जैसे मान लो पूरी क्लास ऐसे बोल दी जाए कि ये क्लास बहुत शानदार है, अच्छी है, सब इंटेलिजेंट है, लेकिन एक मूर्ख तो बैठा ही होगा उसके अंदर। वैसे ही डीएनए जो है उसकी कॉपिंग होती है, जिसको डीएनए कॉपिंग कहते हैं। तो डीएनए कॉपिंग जो है वो किसके अंदर होती है? अमीबा के अंदर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना कि डीएनए कॉपिंग किसके अंदर होती है? अमीबा के अंदर। अमीबा में सेम अमीबा जैसे, अब ये बताओ, अभी आगे जाके पढ़ेंगे फिजन अपन, तो अमीबा तुमने देखा होगा, अमीबा ऐसा अमीबा है, वो क्या होता है, उसका ये जो न्यूक्लियस होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? बड़ा। 8th क्लास में अपन ने पढ़ा था। और बाद में जाके ये 2 अमीबा में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो ये जो अमीबा है वो अपनी एक्सट्रैक्ट कॉपी बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डीएनए कॉपिंग। क्या कहते हैं? डीएनए कॉपिंग। उसके बाद अपने पास आता है, डीएनए कॉपिंग के बाद आता है भैया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? इधर देखो, इधर मैं लिख देता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इधर क्या लिख देता हूं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चुप रहना, जिससे पूछो वही। पहला बता, जल्दी बता फटाफट। पहला डिफरेंस भाई देखो, इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम से पता लग रहा है, तो इसमें तो कितने पेरेंट होंगे? 2 पेरेंट। और इसमें कितने पेरेंट होंगे? 1 पेरेंट। समझ में आ गया? दूसरा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बताओ क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? तो जाइगोट फॉर्मेशन। क्या होगा? फॉर्मेशन। और इधर नो जाइगोट फॉर्मेशन। फिर उसके बाद इधर अपन बोलेंगे भैया क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और इधर क्या होगा? नो फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर क्या लगता है? मोर टाइम लगता है, मतलब टाइम जो होता है वो काफी लगता है, मोर टाइम। जैसे मान लो कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको कितना टाइम? कम से कम 9 महीने तो चाहिए, तो इसमें क्या लगेगा? मोर टाइम लगेगा। मैं इतने सारे लिख रहा हूं, अगला पूछेगा ज्यादा से ज्यादा 4 बस, तो इतने तो आने चाहिए। इसमें मोर टाइम लगता है, इसमें क्या लगता है? लेस टाइम। ये जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है। किस में होता है? कॉम्प्लेक्स। और ये किस में होता है? सिंपल में होता है। ये बात ध्यान रखना। और भी अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो होता है एक फिक्स, इसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता। इसमें क्या होता है? फिक्स पैटर्न होता है। जैसे उसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर फिक्स पैटर्न नहीं होता, इसके अंदर फिक्स पैटर्न होता है। लेकिन फिर भी उतने याद नहीं रखने। मैं क्या कह रहा हूं? 4 या 5। अपन को तो भैया ये 5 याद रखने बस, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। समझ में आ गया? दोबारा देख लो एक बार। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट? 2। इधर कितने? 1। इधर क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन। इधर क्या होता है? नो जाइगोट फॉर्मेशन। इधर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। इधर नो फर्टिलाइजेशन। इधर मोर टाइम लगता है, इधर लेस टाइम लगता है।
इधर ये किस में होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है, ये किस में होता है, सिंपल में। समझ में आया? आगे चलो, फिर अपन बात करते हैं फिजन। किसकी बात करते हैं? फिजन। हिंदी में बोलते हैं विखंडन, मतलब टूटना। तो फिजन का मतलब ये होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिजन। और फिजन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन को सबसे पहले। तो बाइनरी फिजन भी अलग अलग टाइप के होते हैं भैया, 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। दोबारा सुन लेना, फिजन 2 टाइप के होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन 3 टाइप का होता है, कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। जबकि मल्टीपल फिजन एक ही टाइप का होता है। इधर देखो, दोबारा बोल रहा हूं, लास्ट बार, ये ऐसे मान लो ये तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं इसका लास्ट रिवीजन अपना चल रहा है, तो इसको एकदम सीरियसली लेना है। यहाँ पे फालतू पंचायत करोगे तुमको ही नुकसान होगा, और मैं किसी के चेप भी सकता हूँ, ध्यान रखना। क्योंकि मैंने पूछा नहीं बताया, क्योंकि अपन ऐसे थोड़ी है यहाँ पे खड़े हो गए बस चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भैया अब तो यहाँ ध्यान होना ही चाहिए, और यहाँ नहीं है तो फिर फालतू में आने का भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ ध्यान होना चाहिए। कई बार बीच बीच में मैं देखता रहता हूँ, एक को वो पता नहीं क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। हाँ, तो अपन किसकी बात कर रहे थे? फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना, मतलब 2 में डिवाइड होना। तो फिजन 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन 3 टाइप का होता है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और ये किसके अंदर होता है? लिशमैनिया में। इसमें होता है लिशमैनिया। तो लिशमैनिया के अंदर अपन क्या करेंगे, देखो अपने किताब के अंदर डायग्राम भी दे रखा है लिशमैनिया का। ये देखो, ये रहा, ऐसे पत्ते जैसा दिख रहा होगा तुमको। हाँ, अजीब सा ही है ये, ले ऐसे हंसता हुआ, और इसके ये 2 पूंछ हो गए ऐसे। इस तरह का एक डायग्राम दिख रहा होगा तुमको। ये किसका डायग्राम है? लिशमैनिया। कोई भी तुमको पूछ ले लिशमैनिया में कौन सा फिजन होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब चलो लिशमैनिया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूकैरियोटिक। दूसरा क्या है? ये प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। तीसरा जो है, अगर ये हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? काला अजहर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। काला अजहर रोग होता है इससे। कौन सा रोग? अब काला अजहर का मतलब ये नहीं है कि काला हो जाता है आदमी। क्या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर। क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर। इसमें भैया होता क्या है, हमारी स्किन जो होती है वो रियल में क्या हो जाती है? डार्क। डार्क का मतलब काली, एकदम काली नहीं, मतलब हल्के हल्के धब्बे हो जाते हैं। फिर उसके बाद नाइट स्वेटिंग होती है, रात को क्या आते हैं? पसीने। जैसे बुखार में पसीने आते हैं वैसे इसमें भी, तभी तो इसको बोलते हैं ब्लैक फीवर। फीवर जैसा होता है, रात को पसीने भी आते हैं, हमारी स्किन भी डार्क हो जाती है, और हमारी जो लो ब्लड काउंट जो होता है वो क्या हो जाता है? प्लेटलेट जो हो जाती है वो भी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। फिर बात करते हैं इसके अंदर ये जो फिलेजिला है, ये जो इसकी है ना जुल्फें, ये जो जुल्फें हैं इसका क्या नाम है? फिलेजिला। क्या है? ये क्या काम करता है? मूवमेंट का। अगर लिशमैनिया को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो किसकी मदद से जाएगा? फिलेजिला की मदद से। किसकी मदद से? फिलेजिला। तो ये तो किसके अंदर हो गया? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब कौन सा आता है अपने पास? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या आता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में। किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में। और पैरामीशियम क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गन है। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गन। फिर उसके बाद अपने पास आता है कौन सा? इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन। अभी अभी बताया था इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन। बताओ किसमें पाया जाता है? अमीबा में। चलो मेरे को ये बताओ, अमीबा कहाँ पाया जाता है? अमीबा कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है अमीबा?
अमीबा कहाँ पाया जाता है? हैं? हाँ, कहाँ पाया जाता है? वाटर। कई अभी मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा था वहां मैंने ऐसे बोल दिया कि वाटर, तो बता क्या बोलते हैं, नहीं 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 सर, हमारे सर ने तो, हम छोटे थे ना, कौन से 8th क्लास में, तो हमारे सर ने तो ऐसे बताया था एटमॉस्फेयर में होता है। अरे भाई एटमॉस्फेयर में तो पता नहीं क्या 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 होता है। सीधी बात है, जहां पे वाटर की प्रेजेंस होती है वहां पाया जाता है। अब वाटर की प्रेजेंस चाहे सॉइल में भी हो ना तो भी मिल सकता है, ये बात ध्यान रखना। वाटर में भी होता है, मेन तो वाटर में होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर सॉइल के अंदर भी वाटर की प्रेजेंस है तो वहां पे भी क्या हो सकता है? अमीबा। अमीबा में बताओ कौन सा फिजन पाया जाता है? इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। और अमीबा जो है वो एक क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब उसमें कितनी सेल पाई जाती है? एक। ये भी पता होना चाहिए यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सेल पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और जिसमें एक से ज्यादा पाई जाती है वो क्या क्या उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। ठीक है। अगला देखो, इसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे कि और अमीबा में और क्या होता है भाई? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है? इधर देखो, 8th क्लास में अपन ने डायग्राम देखा था, इधर देखो ये इसके ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो क्या कहलाते हैं? सूडोपोडिया। ये दो काम करते हैं, एक तो मूवमेंट का काम भी करते हैं और कैप्चरिंग द फूड, फूड को लेने का भी काम कौन करता है? सूडोपोडिया। और डीएनए कॉपिंग का भी काम करता है। अब ये भी पढ़ के आए, पढ़ के आए ना। तो अमीबा एक काम और क्या करता है? डीएनए कॉपिंग का भी काम करता है। फिर उसके बाद अपन चलते हैं किसके अंदर? मल्टीपल फिजन। एक क्वेश्चन आया हुआ है उसको ध्यान सुन लेना, एमसीक्यू आया हुआ है यही, मल्टीपल फिजन, कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मल्टीपल फिजन पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है? मलेरिया पैरासाइट। क्या है? मलेरिया पैरासाइट। ये भी क्या होता है? यूनिसेलुलर। इसमें भी क्या होता है? यूकैरियोटिक। और ये भी क्या होता है? प्रोटोजोआ। और इसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया। कौन सा हो जाता है? मलेरिया। फिर आ जाओ भाई, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस कौन बताएगा? मैं यहां लिख रहा हूं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस। पहला बोलो भाई। हैं? अच्छा, हो सकता है कुछ भी। तो इसमें न्यूक्लियस है ना, वो एक बात बता, अभी अभी अपन क्या पढ़ रहे थे? तो इसमें भी तो यूनिसेलुलर था। तो फिर हाँ भाई इधर देखो, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या है कि इसमें तो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं और इसमें क्या होते हैं? मल्टीपल। कितने भी हो सकते हैं भाई। दूसरा, बाइनरी फिजन जो है उसके अंदर क्या होता है? एक बार डिवाइड होता है। कितनी बार? वन टाइम डिवाइड। और इसमें क्या बोलेंगे? मैनी टाइम। तीसरा और लास्ट, कि बाइनरी फिजन जो होता है वो एक फिक्स पैटर्न में होता है। किसमें होता है? फिक्स पैटर्न। मैंने फिक्स पैटर्न क्यों बोला? या तो भैया किसमें होगा? लॉन्गिट्यूडनल। या किसके अंदर होगा? ट्रांसवर्स। या किसके अंदर होगा? इर्रेगुलर। तो एक फिक्स पैटर्न है, इनका फिक्स पैटर्न डिसाइड है। जबकि इस ये तो क्या है? फिक्स पैटर्न है, इसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। ये कैसे भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि मल्टीपल है। समझ में आ गया? आगे चलो। फिर अपने पास आता है कौन सा? फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। तो पहली बात है फ्रेगमेंटेशन। अभी जो अपने पास डेस्क वर्क है उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया हुआ है कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है? क्या बोला मैंने? फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है? अब सुनो, फ्रेगमेंटेशन कब होता है? कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाए। क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए। और मैच्योर होने के बाद वो अपने आप डिवाइड होना शुरू हो जाए, उसे तो हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ये किसके अंदर होता है? स्पाइरोगायरा। किसके अंदर? स्पाइरोगायरा। रीजनरेशन क्या होता है? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म के कोई पार्ट ऐसा है जो कि कट चुका है या फिर नहीं है, तो
तो वो रीगेन होता है, मतलब वापस आ जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। दोनों में कंफ्यूज मत होना क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। अंतर क्या है? वहां पे वो अपने आप क्या हो रहा था? डिवाइड। कब हो रहा था? जब मैच्योर हो जा रहा था, मतलब जब बड़ा हो रहा था, मैच्योर हो गया भाई, अब अपने आप को तोड़ना पड़ेगा मेरे को। तो वो तो कौन है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। और अगर मेरा कोई पार्ट टूट गया और वो रीगेन हो रहा है अपने आप, तो वो क्या कहलाता है? रीजनरेशन। और रीजनरेशन किसमें पाया जाता है? प्लेन एरिया में। किसमें पाया जाता है? प्लेन एरिया में। तुमने देखा होगा, मैंने बताया भी था कि प्लेन एरिया जो है वो अगर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए और अलग अलग ये 3 पार्ट हो जाए, तो इनका एक एक इंडिविजुअल पार्ट जो है वो पूरा का पूरा क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म। पढ़ा था ये? बस ये क्या है? रीजनरेशन। अब आ जाओ बडिंग इन हाइड्रा। ये तो भैया 8th क्लास में ही पढ़ लिया था, अगर याद हो तो विषय। तो सुनो, पहली बात कि भाई बडिंग जो है वो किस किस में पाया जाता है? एक तो क्या पाया जाता है? किसमें? हाइड्रा में। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। अब हाइड्रा की बात करें कि हाइड्रा क्या होता है? नाम से पता लग रहा है हाइड्रेट। हाइड्रेट कब हो जाते हैं अपन? जब पानी की जरूरत होती है, ऐसे ही होता है ना? और डिहाइड्रेट, तो हाइड्रेट का मतलब पानी। तो मतलब कहां पाया? कौन है ये? एक्वेटिक एनिमल है। कौन है? एक्वेटिक एनिमल। और इसकी साइज कितनी होती है? 1 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक। अब हाइड्रा के भी पेड़ जैसे तुमको नजर आ रहे होंगे डायग्राम के अंदर, तो वो दिख रहे हैं, उनको बोलते हैं हम टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स। वही काम करते हैं भाई, मूवमेंट और कैप्चरिंग द फूड। समझ में आ गया? आगे चलो, ये क्या क्या होता है भाई इसके अंदर? इधर देखो, जैसे अब मैं यहां बना के दिखा देता हूं, इस तरह का होगा, है ना? अब इसके अंदर एक छोटा सा क्या होता है? बड। क्या होता है? बड। ये बड धीरे धीरे क्या होता है? डेवलप। क्या होता है? डेवलप। बाद में धीरे धीरे डेवलप होने के बाद ये इतना डेवलप हो जाता है कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल अलग से क्या बन जाता है? हाइड्रा। और ये हाइड्रा बाद में यहां से क्या हो जाता है? डिवाइड। और डिवाइड होके क्या बना देता है? 2 हाइड्रा। तो भाई सब में ये सारा जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बताओ दूसरे पेरेंट की जरूरत पड़ रही है क्या कहीं? नहीं, खुद ही बना रहा है। तो ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है सारे ही। अब आगे चलो, है? हाँ, ईस्ट में भी होता है बडिंग। देखो सीधी बात यह है कि जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन में पहले क्या दे दे? हाइड्रा, तो हाइड्रा पे टिक कर लगाना है। अगर हाइड्रा ऑप्शन में नहीं है तो किस पे लगाएगा? ईस्ट पे लगाएगा। ठीक है? और शायद अपने एक क्वेश्चन आया था उसमें ईस्ट लिखा हुआ है, ये है ही नहीं हाइड्रा। अगर हाइड्रा है तो हाइड्रा पहले आएगा, ध्यान रखना। और अगर दोनों आ जाए तो हाइड्रा आएगा, ये बात ध्यान रखना। हाँ, वैसे देगा ही नहीं दोनों एक साथ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? पौधे का कोई ऐसा पार्ट जिससे हम अगर एक नया पौधे का निर्माण कर दें या बना दें या डेवलप कर दें, उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इधर देखो, पार्ट बोल रहा हूं मैं, रोज है। हाँ भाई, ये मैंने छोटा सा एक कोई भी डायग्राम बना दिया, इसके अंदर भैया ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है ना? अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कौन सा होता है? कौन कौन सा? एक तो लीफ, स्टेम और रूट। ये तीनों पार्ट जो है वो किसके हैं? वेजिटेटिव पार्ट है। और ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? सेक्सुअली पार्ट है। समझ में आया? अब तुमको ये पूछ ले कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो अपन ये बोलेंगे किसी भी प्लांट का ऐसा पार्ट जिससे हम एक नया प्लांट बना सके, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। और कौन कौन से होते हैं? लीफ, स्टेम और रूट। समझ में आया? आगे चलो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताओ क्यों जरूरी है? क्या एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या एडवांटेज है भाई?
जिन प्लांट्स के अंदर सीड्स नहीं है। देखो पहली बात इसने बोली कि ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, फिर भी उनको अगर दूसरा प्लांट उगाना है तो क्या करना पड़ेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दूसरी बात कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या नहीं हो सके, रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा किसी भी कारण से, मान लो सीड भी है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो ऐसे प्लांटों को अगर आगे की तरफ ले जाना है, मतलब दूसरा लेके बनाना है, तो किसकी जरूरत है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक और बात, अगर हमको सर्टन मतलब जल्दी से जल्दी काम चाहिए, मतलब फास्ट प्रोसेस चाहिए, तो किसका यूज करेंगे हम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है। क्या है, फास्ट प्रोसेस है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय ब्रायोफिलियम बर्ड्स। इसके अंदर मैंने कल परसों एक डायग्राम बनवाया था, अगर याद हो तो सबको। कैसा डायग्राम बनाया था, इधर देखो, एक ऐसा बड़ा सारा लीफ बना दिया था मैंने, और इसके एकदम कॉर्नर्स पे मैंने छोटे छोटे क्या बना दिए थे, बर्ड्स बना दिए थे। क्या बना दिए थे, बर्ड्स। और ये बर्ड क्या होते हैं, धीरे धीरे जैसे मैच्योर हो जाते हैं ये अपने आप को छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं का मतलब है पहले इसके साथ होते हैं, छोड़ देते हैं, और जैसे ही ये कहाँ गिरते हैं, नीचे, और वहां से एक नया प्लांट क्या हो जाता है, बन जाता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ब्रायोफिलियम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय ब्रायोफिलियम। फिर उसके बाद अपने पास आता है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। क्या आता है, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। इधर देखो भाई, राइजोपस प्लांट अगर देखें, देना, इधर देखो, हाँ इधर देखो, ये क्या है, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। ये राइजोपस प्लांट है जिसके अंदर ब्रेड मोल्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्रेड मोल्ड। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो ये जो पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये कैसा होता है भाई, थिक होता है। कैसा होता है, थिक। क्यों होता है थिक, इसलिए होता है कि जब मान लो अपने पास कोई ऐसी कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन, जिसमें प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता, तो भैया प्लांट सरवाइव नहीं करेगा ना, तो ये अपने बच्चों को तो बचा ही लेगा कम से कम। कि इसके अंदर जो छोटे छोटे स्पोर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, स्पोर, इनको तो ये सरवाइव कर लेगा, क्योंकि इसकी ये जो लेयर होती है वो कैसी होती है, थिक लेयर होती है। लेकिन ये जो स्पोर पाए जाते हैं ये कैसे होते हैं, थिन और लाइट वेट होते हैं। कैसे होते हैं, लाइट वेट, एकदम हल्के होते हैं। और लाइट वेट होने का क्या फायदा है इनको, ये फायदा है कि कभी मान लो किसी भी हवा, पानी, किसी के साथ भी एक जगह से कहां जा सकते हैं, ये दूसरी जगह, और दूसरी जगह जाकर क्या कर सकते हैं, नया पौधा उगा सकते हैं। इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। एक छोटा सा और है, टिश्यू कल्चर। क्या है, टिश्यू कल्चर। अगर याद हो तो 9th क्लास में अपन ने टिश्यू पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6। तो भैया टिश्यू क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सेल से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू। अगर हम किसी भी प्लांट के किसी भी एक टिश्यू को लेकर एक अगर नया प्लांट बना सके तो उसे क्या, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। सिंपल सा है। तो टिश्यू कल्चर और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कोई कंफ्यूज मत होना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पूरा का पूरा पार्ट लिया जाता है। जैसे मान लो मेरे को लीफ उगानी है, मतलब पौधा उगाना है, लीफ ले ली या फिर उसका स्टेम ले लिया या उसकी रूट ले ली, या तो हम पूरा का पूरा पार्ट ले रहे हैं। जबकि टिश्यू कल्चर में केवल क्या लेते हैं, हल्का सा टिश्यू ले लेते हैं और एक ही टिश्यू से क्या बना देते हैं हम, प्लांट। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। यहां तक हमारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा खत्म हो चुका है। एक पार्ट और बचा है, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम क्या कर लेंगे, कल हो सके तो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो भी परसों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर देगा।